नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शशिकांत कौशिक। कौशिक साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार संदीप जी। सर, विधानसभा चुनाव में आप समालखा से टिकट चाह रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो उसके बाद जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं उन सभी राजनीतिक कार्यक्रमों से आप गायब नजर आए। कहीं आप राजनीतिक कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते, क्या वजह है? संदीप जी, मेरा ये मानना कि आपका प्रश्न शायद ये गलत है। 2019 का इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने पब्लिकली आके अपनी स्टेटमेंट दी थी और आपके चैनल पे भी मुझे ऐसा लगता 10 बार का तो मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ और 100 बार से ज़्यादा मैं किसी भी अलग अलग चैनल्स की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ कि 19 के बाद मैंने वोट की राजनीति से अपनी दूरी बना ली थी। मैं पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, मैं पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ अपना कुर्बान करता हूँ, लेकिन पार्टी के रूटीन के कार्यक्रम में या राजनीतिक महत्वाकांक्षा से मैंने 19 के बाद कोई जीवन नहीं जिया। कोई एक आदमी ये बता दे कि मैंने वोट के लिए किसी के पास मैं 19 के बाद गया हूँ, मैं अपने पर्सनल वोट के लिए, या कोई भी छोटा बड़ा नेता ये कह दे कि मैं टिकट के लिए किसी के पास गया हूँ, या मेरे इंटरनल मन में भी ऐसी कोई इच्छा थी, ऐसा नहीं था। मैं आपको पहले भी बताया था कि मैंने 19 के बाद टिकट की या वोट की इच्छा के बगैर पार्टी को आगे बढ़ाने का, पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए तो काम किया है, लेकिन विधायक बनने के दौड़ में मैं नहीं था। और ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ अपनी बात को, मैं जीवन में वोट की राजनीति नहीं करूँगा। पार्टी का सेवक हूँ, पार्टी के लिए ने मुझे 2 बार टिकट दिया, बहुत बड़ा सम्मान दिया। पार्टी का टिकट से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। मुझे तो 1 बार की बजाय 2 बार टिकट मिली है, इसलिए मैं पार्टी का आजीवन ऋणी हूँ। तन मन धन से पार्टी के लिए काम करूँगा, लेकिन मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे कुछ पार्टी बनाए या मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना। मैं इस दौड़ में शामिल नहीं हूँ और 19 के बाद हूँ ही नहीं। अच्छा, 2 बार आपको टिकट मिली, दोनों बार जनता का आशीर्वाद हल्के की आप नहीं ले पाए, लेकिन मनमोहन भटाना फरीदाबाद से आते हैं। हाँ जी। पहले झटके में आप कह सकते हैं कि उन्होंने विधानसभा समालखा से चुनाव जीता जी, और कद्दावर नेता कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर को जब वो हराए। जी जी जी, क्या कुछ कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले हमने पार्टी के लिए वोट इकट्ठा किया या पार्टी को जो मजबूती दी है, तो मनमोहन भटाना को भी उसमें सहयोग मिला है। मैं तो टिकट मांग ही नहीं रहा था, तो मुझे तो इस बात का कोई नहीं है कि मुझे टिकट चाहिए थी, लेकिन बहुत लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, मैंने भी काम किया। 1200 वोट जो है वो 2009 में बीजेपी की आई थी। हमने 1200 से जो है 33,000 तक ले जाने का काम किया, 33,000 से 68,000 तक ले जाने का काम किया। लेकिन ये भाग्य का भी काम होता है, हर चीज़ मुझे ही मिले, हर बार मुझे ही मिले, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे भाग्य में 100 में से 98 चीज़ें अच्छी हैं, एक आधी चीज़ें नहीं है, तो मैं मांगदार नहीं हूँ भगवान से। ना मैं भगवान से कोई शिकायत है, ना मेरी पब्लिक से शिकायत है, ना मेरी पार्टी से शिकायत है। भगवान ने मुझे बहुत दिया, पार्टी ने मुझे बहुत दिया, लोगों ने मुझे बहुत दिया, मैं तो सबका बहुत ऋणी हूँ संदीप जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है इस बात की। धर्म की, भगवान की आप बात कर रहे हैं जी। पैसा भी ठीक है, आपके पास अच्छा पैसा है, मदद भी आप करते हैं, लेकिन कहीं आपने किसी ज्योतिषी को दिखाया कि भाई राजयोग है आपकी कुंडली में? मैं खुद ब्राह्मण हूँ जी, और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। बहुत सारे ज्योतिषी कुंडली देख के बताते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। मैं कुंडली लिखना जानता हूँ और कुंडली लिखाना भी सिखाता हूँ। मेरा रिजल्ट जो है वो 95% से अबव है। आप कैसे कर्म करोगे उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, हर चीज़ कभी दुनिया में किसी को मिली ही नहीं। ये तो कल्पना भी नहीं करी जा सकती कि हर चीज़ मुझे ही मिले या हर चीज़ किसी को मिले। हर चीज़ मिलते नहीं, ये कल्पना है। 100% कुछ होता वो भी कल्पना है। भाई सारी चीज़ ही एक आदमी को मिले, ये भी कल्पना है। तो कुछ चीज़ों को छोड़ दो, कुछ चीज़ें मिस होनी है, या तो पैसा मिस होगा, या परिवार मिस होगा, रिश्ते मिस होंगे, राजनीति मिस होगी, हेल्थ मिस होगी, कुछ ना कुछ मिस होना छूटेगी। कोई ना कोई चीज़ छूटती है, दुनिया में किसी को आज तक मिली ही नहीं। आप एक उदाहरण मुझे नहीं दे सकते कि दुनिया में उस आदमी के पास सब कुछ है, कोई ना कोई मिसिंग होती है। ठीक है, पब्लिकली वो चीज़ नहीं होती, मतलब कंप्लीट जिसे बोलते हो, 100% जिसे बोलते हो, ये काल्पनिक शब्द है। क्योंकि आप ये मान के चलो, मैं पिछले लगभग 20 सालों से मेरे जीवन में वो दिन नहीं है जिस दिन मैं 1.5-2 घंटा नहीं पढ़ता। यदि मैं रात के 12 बजे तक भी काम करता हूँ तो उसके बाद 1-1.5 घंटा जरूर पढ़ता हूँ।
मैं 50 घंटे की एवरेज में 45-50 घंटे हर महीने ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जो जीवन सिखाती हैं। मेरा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, मुझे कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, मुझे कोई इंजीनियर भी नहीं बनना अपना है। ज्ञान बढ़ाने के लिए। हाँ, एक खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद अपग्रेड होने के लिए, कुछ ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए मैं डेली पढ़ता हूँ। और मेरा ये मानना है कि 100% कुछ नहीं होता, कंप्लीट कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ मिसिंग है, उस मिसिंग को एंजॉय करना है। अच्छा, हल्के के लोग, आपके जो समर्थक है, वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना कि भाई जब 2-2, 3-3 पंचायतें हुई, आपके गांव में भी हुई, चुलकाना धाम पे हुई, वो चुनाव लड़ाना चाहते थे आपको कि भाई शायद सिंपैथी आपको मिले। अब की बार लोग जो है हल्के के आपको मूड में थे कि भाई आपको विधानसभा में भेजे, लेकिन आपने मना कर दिया। वो कह रहे कि भाई मान सम्मान नहीं हमारा रखा, अब क्या करें, वो मायूस हुए। नहीं, मैंने जो लोग मेरे से नाराज हुए थे, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मैंने उनको समझाने का प्रयास किया है। कभी ये सोच को एक बार सोच के देखो कि हर चीज़ ही मुझे मिले, हर बार ही मुझे मिले, ये कोई अच्छा भाव नहीं होता। पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट दी है, यदि तीसरी बार टिकट नहीं दी है तो मुझे पार्टी का सम्मान करना चाहिए, मुझे पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। वो मेरी आत्मा नहीं मानी। भाई आप एक बात सोचो संदीप जी, आपके पेरेंट्स आपको जब आपका मन करेगी पापा मुझे मोटरसाइकिल दिला दो, आपको मोटरसाइकिल दिला दे, फिर आप बोले मुझे 10 लाख की कार दिला दो, फिर 10 लाख की कार दिला दे, फिर आप अपने पिताजी को बोलोगे 20 लाख की कर दो, 20 की दो, फिर आपको 50 की दो, तो वो कहीं रुक जा यार, थोड़ा रुक भी जा थोड़ा, और उस बात से आप नाराज हो तो वो बाप के मन पे क्या गुजरेगी। तो मेरी पार्टी ने मुझे 2 बार टिकट दी, तीसरी बार में मुझे कहा कि रुक जा, तो मुझे रुक जाना चाहिए, इतनी जल्दी में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और ना ही कोई ऐसी मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। टच में हैं अभी भी आप प्रदेश के, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष? हाँ, मैं जो एक रूटीन प्रक्रिया होती है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं आता जाता। शिष्टाचार? मैं शिष्टाचार के हिसाब से मैं मिलता हूँ। मैं अभी सीएम साहब को मिला था करीब 10 दिन पहले, वहीं पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मिले थे। बहुत अच्छी वार्ता हुई, बहुत अच्छा मुलाकात हुई, बड़ी फ्रूटफुल रही। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आता जाता नहीं हूँ कि मैंने अपने जीवन को कन्वर्ट कर रखा है। 1 जनवरी 2020 से पहले, मैं इतना भाग्यशाली आदमी हूँ संदीप भाई, 1 जनवरी 2020 से पहले जो मैंने करीब 25 साल के दौरान धन संपदा कमाई है, मैं उसका 90% डोनेट करने लग रहा हूँ। आप किसी संस्था का नाम लेके देखो, मतलब लाख रुपए पर डे की एवरेज हमारी करीब 6 साल से चली हुई है। हमने परमानेंट फूड वैन में हमारा 2000 आदमी को हमारा भोजन जाता है। 100-500 बच्चे हमने गोद लेकर हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और हर साल ये बच्चे बदले जाते हैं। हर साल 500-500 बच्चे सफल करने, केवल पढ़ाने नहीं है। पढ़ाई का मतलब उनको सफलता मिले, वो रोजी रोटी के काबिल हो जाएं। जो बच्चे नौकरी लग जाते हैं वो बहुत अच्छा है, जो नौकरी नहीं लगते उनको व्यापार सिखाते हैं, छोटे व्यापार सिखाते हैं, और वो थोड़े दिनों में बड़े व्यापारी भी बनेंगे। इस तरीके के हमने बहुत सारे ऐसे काम कर रखे हैं कि जो अपने आप को, अपना तन, अपना मन और अपना धन 90% जो समाज को समर्पित कर रखा है। ऐसे जिंदा दिल लोग, ऐसे काम करने वाले कहाँ ढूंढोगे। मैं तो सारे सौदे से ऊपर का आदमी हूँ छोटे भाई। अच्छा, पिछली बार आपने कंबल बांटे, कूलर बांटे, और ये बता रहे हैं कि भाई आपके साथ में अगर जो कोई बैठा है, आपको पता चल जाए भाई फला जगह पे कूलर कंबल से अलग भी इसी तरह से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ की ज़रूरत है, पीछे एक महिला है, डॉग लवर है, कुत्तों के लिए काम करती है, वहाँ भी आपने मदद की। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ज़रूरत है मेरी, तो वहाँ पे आप काम करते हैं। ऐसा प्रयास रहता है, ऐसा प्रयास, क्योंकि मैं तो सीधा तार जोड़ रहा हूँ संदीप जी। भगवान से इजाज़त लेता हूँ, उसका सामान बांट देता हूँ, वाहवाही मेरी होती है। कोई ले जो, कितना ले जो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जब मेरा है ही नहीं, है ही उसका नाम मेरे हो रहा है, तो मैंने अपना नाम कमाने में भी क्यों कसर बरतूँ। इसलिए जो है मेरी तरफ से ना कभी होती नहीं है। मेरा प्रयास रहता है कि हर ज़रूरतमंद तक मैं पहुँच पाऊँ और उसकी समस्या का निवारण मैं कर पाऊँ। भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि जो काम आज कर रहा हूँ इसे 10 गुना 20 गुना कैसे करूँ, मैं इस प्रयास में रहता हूँ। अच्छा, ये मानना है कि भाई अगर जो भगवान के रास्ते पे चले, अध्यात्म की ओर जाए, तो उसको कष्ट झेलना पड़ता है। कहीं लगा आपको कोई भी कष्ट? आप ये क्या होता है कष्ट, कोई दिक्कत परेशानी, मतलब रास्ता भगवान का रास्ता? मैं समझ तो गया, पर ये लो वाइब्रेशन शब्द है। कष्ट कुछ होता नहीं है, हम मान लेते हैं। परेशानी कुछ होती नहीं है, हम मान लेते हैं। ये दुख भी कुछ होता नहीं है, हम मान लेते हैं। जब आपको इन चीज़ों में मजा आने लगता है ना, तो ये स्थिति आती है जो आज मेरी है।
बहुत लोग बड़े बड़े, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, 100-125 से ज़्यादा दोस्त मेरे ऐसे हैं जो हज़ारों करोड़ के एम्पायर में खेलते हैं, हज़ारों करोड़ में। कोई किसी की टर्नओवर 5,000 करोड़ है, किसी की 10,000 करोड़ है, किसी की 2,000 करोड़ है, और इतनी धन संपदा है, इतने बड़े बड़े घर हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सारी सुविधाएं हैं, और वे आगे कहते हैं भाई साहब बहुत टेंशन है। मैं भगवान को याद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि भगवान मतलब कमाल हो गया, यदि टेंशन है तो आप बड़े आदमी नहीं हो, आपको अधिकारी नहीं है कि आप बड़े घर में रहो, आपको अधिकारी नहीं आप बड़ी गाड़ी में रहो। ये जो आपने बोला कष्ट, ये कुछ होता नहीं है, ये कमज़ोर मन की एक सोच उपज है। ये आप किसी भी परेशानी में एंजॉय ढूंढो को मिल जाएगा आपको। मैं बैंकरप्ट हुआ था, मैं बिल्कुल सड़क पे था, मैंने इसको एंजॉय किया। मैं भगवान मेरा टेस्ट है, हंस के दूंगा, रो के नहीं दूंगा, और टेस्ट ले। और मैं उसमें ऐसा खिलाड़ी भगवान ने बना दिया कि अब पैसा मेरे पीछे आता है, मैं पीछे के पीछे नहीं भागता। कभी कोई आदमी ये बता दे कि भाई शशिकांत पैसे के लिए थोड़ा भी गलत काम कर सकता है, सोच भी नहीं सकता। यदि आपके मन में सोच लिया तो भगवान को भाषा नहीं आती, भगवान को भाषा नहीं आती। हम यहाँ पे हरियाणवी बोलते हैं, दिल्ली में जाके शुद्ध हिंदी हो जाती है, आगे जाके राजस्थानी में लैंग्वेज बदल जाती है, फिर तेलुगु आ जाती है, फिर कन्नड़ आ जाती है, फिर मराठी आ जाती है। वो भगवान ने उसको तो उसके अपने बच्चों के, अपने जनता के भाव को समझना है। मेरे भाव 100% प्योर एंड श्योर है। तो मैं ये सब साथियों को कहना भी चाहूँगा कि आप बहुत बोलते हो मेरा गलत कर्म नहीं है, सोच ही हमारा कर्म है, करना कर्म नहीं है। यदि हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो हमने बुरा कर्म कर दिया, करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो हमारे भाव समझ रहा है। मैंने किसी को बुरा चाह लिया, मैं कर नहीं पा रहा तो मैं पापी हूँ, कर नहीं पा रहा तो मेरी मजबूरी है, कर सकता तो मैं कर ही देता। इसीलिए मैंने अपने सबसे पहले अपनी सोच को सुधारा है। छोटे भाई, जिस दिन आपकी सोच आपकी गुलाम हो जाएगी, धन भी, संपदा भी, प्यार भी, वाहवाही भी, सब आपके पीछे आएंगे। आज सारा सौदा मेरे पीछे है, मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं हूँ। आज मेरा कोई अपमान करे, मैं अपमान के बदले अपमान नहीं करता, मैं अपमान के बदले सम्मान करता हूँ। मेरे पास सम्मान है, मैं सम्मान दूंगा, अगले पास अपमान देगा। बहुत लोग झगड़ा करते हैं इस बात में, मेरी इज्जत नहीं करी। मैं इन सोच से दूर का आदमी हूँ, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। मेरे पास तो सम्मान है, मैं वो बांटूंगा, वो बोलूँगा, वो देखूंगा, वो सोचूंगा। यदि इसके अलावा कुछ है तो मुझे सुनता है नहीं, मैं देखता ही नहीं, मैं वहाँ से चला जाता हूँ। अच्छा, समालखा की बात कर ली आपने कि भाई समालखा में लेकिन विधानसभा के बाद आप नज़र नहीं आए। नहीं। और हरिद्वार, वृंदावन की बात करें, लेकिन समालखा आपने छोड़ दिया। ये हल्के के लोगों का कहना, आप सोनीपत से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अगले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्या मानना है, वहाँ के मेरे समालखा के विधायक मनमोहन बढ़ाना है, मेरा छोटा भाई है, मेरा लाडला भाई है, मैं उसको सपोर्ट भी करता हूँ। और किसी लोगों को ये ना लगे, मैं समालखा से थोड़ी सी दूरी इसलिए बनाई है कि लोगों को ये ना लगे कि भाई ये किसी में राजनीतिक भावना से दोबारा यहाँ पे काम कर रहा है। अब तो मेरा पूरा देश मेरा है, पूरा हरियाणा मेरा है, पूरा पानीपत जिला, सोनीपत जिला सारा मेरा है। तो कोई ऐसी भावना ना आ जाए, इस बात को लेकर मैं थोड़ी सी दूरी मैंने बना रखी है। और क्योंकि मुझे राजनीति में रहना नहीं है तो मेरे लिए कोई जगह भी नहीं है, जहाँ जरूरतमंद मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। समालखा के भी आते हैं तो वहाँ भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब भाई सेकेंडरी रख रखा है। तो ये मानना है लोगों का कि भाई आप लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, सोनीपत से आप बीजेपी से टिकट चाह रहे हैं और इसलिए आपने कार्यक्रम रखा हुआ, साधु बुलाए, मैं 2000 में सोनीपत गया था भाई। मैं 25 साल पहले सोनीपत में गया था, जब राजनीति का ना मन थी, ना सोच थी, ना समझ थी, ना पता था, ना भविष्य में ऐसा कभी लगता था कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। मैंने अपने घर में संत सम्मेलन कराया है, तो इसमें सोनीपत की टिकट कहाँ से आ गई, राजनीति कहाँ से आ गई, मुझे तो बताओ। ना इसमें टिकट का कोई रोल है, ना राजनीति का कोई रोल है। यदि आप अपने घर में कीर्तन कराते हैं, आपने कीर्तन कराना तो अपने घर में तो कराओगे या कहीं दूसरी जगह जाके कराओगे। ये कीर्तन था, ये संत सम्मेलन था, देश के बड़े दिग्गज संत महात्मा आए हुए थे। ये कीर्तन का बड़ा रूप था। संत महात्माओं से मुझे आशीर्वाद चाहिए था, मेरे परिवार को आशीर्वाद चाहिए था, मेरे सोनीपत को आशीर्वाद चाहिए था, मेरे हरियाणा को आशीर्वाद चाहिए था। मैंने बाकायदा वीडियो वायरल की थी कि भाई मैं अपने बच्चों की शादी नहीं कर रहा हूँ, संत सम्मेलन कर रहा हूँ। सनातनी को, हर हिंदू को आना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मैंने इंडिविजुअल किसी का निमंत्रण दिया ही नहीं, सारे लोग खुद आए थे और आना भी चाहिए था। मेरा अकेले का काम था नहीं, मैंने अकेले करना भी नहीं था, वो तो सबका सामूहिक प्रोग्राम था। मेरा तो छोटा सा काम था
कि भाई टेंट लाइट वाला का बिल देने का काम था, वो मैंने टाइम से पहले देना था, वो मैंने टाइम से पहले दिया। बाकी तो सबका सामूहिक प्रोग्राम था, मेरा था ही नहीं। सिर्फ धार्मिक था वो या फिर राजनीतिक ना हस्तियां ना भी आई थी ना उसमें? ना, एक भी राजनीतिक आदमी स्टेज पे नहीं बैठा। कुछ मंत्रीगण भी आए, कुछ विधायकगण भी आए, सब साधारण व्यक्तित्व के हिसाब से, साधारण लोगों की तरफ से सब लोग नीचे बैठे। केवल संत महात्मा जो हमारे देश के गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो लोगों के लिए स्टेज था और उन्होंने ही अपने प्रवचन दिए। हम लोगों ने उनके विचार सुन के अपने जीवन में उनको लागू किया। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था ही नहीं कि इसको कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाया जाए या सोनीपत की राजनीति से जोड़ा जाए, ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं। आपके बच्चों ने ये नहीं बोला भी आपने 90% संपत्ति अपनी दान में कहा कि भी दान कर दूंगा मैं कभी उन्होंने ये नहीं बोला पापा क्या करोगे भाई, जोड़ा इसलिए थोड़ा ही ना था, अब हमारे लिए क्या छोड़ोगे आप? देखो, मैंने अपने बच्चों को समझाने का प्रयास किया, कितना भी धन, कितना भी लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी गारंटी नहीं है बच्चों छोड़ो मैं अपने जीवन का पूरा पाड़ लूं। एक मजेदार उदाहरण मेरे याद आ गया। 2004 में धीरू भाई अंबानी ने अपने बच्चों को सवा लाख करोड़ की प्रॉपर्टी दी। इमेजिन कर सकते हो कितना होता 1.25 लाख करोड़? उसका तो हम अंश भी नहीं हो सकते, अंश भी नहीं हो सकते। और मैं नाम लेके इसे आगे नहीं बोलना चाहूंगा। उनमें से एक भाई इस स्टेज पे आ गया केवल 15 साल में कि बैंकक्रप्ट हो गया वो। तो मैं उसका एक अंश भी नहीं हो सकता। जिस बच्चे ने कमाना है उसने 1 के 10 करने हैं, जिसने गंवाना है उसने 10 का 1 करना है। तो मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? जो कुदरत ने मुझे धन संपदा दी है, मैं क्यों ना जरूरतमंद के लिए लगाऊं? क्यों ना मेरे 500 बच्चे जो गोद लिए उनके लिए लगाऊं? क्यों ना अपने समाज के लिए लगाऊं? क्यों ना 36 बिरादरी के लिए लगाऊं? क्यों ना अपने वाहवाही कराऊं? क्यों ना अच्छे काम करूं? मैं 2 बच्चों के चक्कर में पड़ के, बल्कि मैं तो दोनों बच्चों को समझाता भी हूं कि भाई हमें समझाने वाला कोई नहीं था। मेरे फादर मदर तो साधारण टीचर थे। मेरे फादर टीचर थे, मेरी मदर टीचर थे, मेरे दादा पटवारी थे। एक माँ बाप की जो चाहत होती है बच्चों की शादी कराए फिर उनके बच्चे हो, ये प्रोसेस, वो उस प्रोसेस में थे। उन्होंने चाहा कि मेरी शादी हो, बच्चे हों, मुझे वो बताने वाला नहीं था। मैं अपने बच्चों को कह रहा हूँ शादी मत कराओ, यदि पॉसिबल है शादी मत कराओ। देश निर्माण में, समाज निर्माण में, परिवार निर्माण में, हरियाणा निर्माण में अपना जीवन लगाओ। जो निर्माण में जीवन निखरेगा, जो बनेगा, वो इस शादी से 100 गुना बेहतर होगा, 100 गुना बेहतर होगा। सारी दुनिया का ये ख्वाब होता है मैं अपने बच्चों की शादी करूं। ये अब शादी कुछ सौदा ही, ये तो कीड़े मकोड़े, अमीर गरीब, काला गोरा मोटा पतला सब कर रहे हैं, सबके बच्चे हो रहे हैं, दुनिया से चल रही है। ये कोई खास प्रक्रिया नहीं है, बहुत रूटीन की प्रक्रिया है मेरे हिसाब से। यदि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश के लिए कुछ करना है तो शादी सेकेंडरी, हाँ शादी सेकेंडरी वे। मेरे को बताने वाला नहीं था, लेकिन होगी, बच्चे हो गए, अब एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए मैंने बच्चों की लिमिटेशन बना के 10% में हमारे बच्चे हैं और 90% में मेरे बाकी बच्चे हैं, मेरा समाज है या 36 बिरादरी है। मैं इस विजन के साथ जीवन जी रहा हूँ संदीप भाई। ठीक है। आपके प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर आरोप लगे, रॉकी मित्तल पे आरोप लगे, कसौली का आपको पता होगा, बहुत सुर्खियां बनी पूरे हरियाणा और देश में। तो उसका ये आरोप भी लगाए गए दूसरी तरफ से कि भाई ये सोनीपत से षड्यंत्र रचा गया है, सोनीपत के एक नेता पे आरोप लगे। नहीं, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था जी, टीवी में भी देखा था। रॉकी मित्तल ने बहुत स्पष्ट कहा था कि इसमें किसी और का योगदान नहीं है। ये जिसने हमारे को ब्लेम किया है वही आदमी और परिवारों को भी ब्लेम करना चाह रहा है और आदमी को भी किच्छ डालना चाह रहा है। इसमें किसी और सोनीपत का या किसी और नेता का कोई रोल नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसी बातों से बचना चाहिए। देखो, मोहन बडोली आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारा सम्मान है, हमारा परिवार भी है, हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन इन बातों से बचना चाहिए। ये ऐसे हो जाते हैं फिर ठीक भी हो जाते हैं और इसका किसी और नेता का या किसी और आदमी का सोनीपत का इसमें कोई रोल ना था, ना है, ना हो सकता है। क्योंकि रॉकी मित्तल की स्टेटमेंट मैंने बाई चांस मोबाइल पे देखी थी। उसने कहा था जी किसी और का कोई रोल है ही नहीं। जैसे हमारे को जिन्होंने ब्लेम किया था वैसे ही ये जो है और परिवारों को ब्लेम करने का प्रयास कर रहा है।
इसलिए किसी और का रोल नहीं है। मैं कंप्लेनेंट हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि किसी और का रोल नहीं है। उसमें और इस संदर्भ में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा, गिरफ्तार भी हुए उसमें कुछ। इस संदर्भ में बात नहीं करना चाहूँगा। किसी का पर्सनल मैटर को हम पब्लिक लाइफ में ना ले आए, उनका अपना पर्सनल जीवन है, पर्सनल लाइफ है, इस संदर्भ में मैं नहीं बोलना चाहूँगा प्लीज। अच्छा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार बड़ी उत्साह से लोगों ने बनाया। हाँ, कैसा काम कर रहे हैं वो? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। बहुत अच्छा सुशासन लेके आएंगे, ईमानदार प्रशासन लेके आएंगे और हर आदमी के काम होंगे। आप देखना, थोड़ा सा समय दो आप, अभी तो शुरुआत है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, अब थोड़ा समय दो, हर आदमी संतुष्ट होगा। मैं बताता हूँ, प्रशासन भी बहुत अच्छा चलाएंगे ये, थोड़ा सा समय दे दो आप, थोड़े समय के बाद इस बारे में बात करेंगे। अब नगर निगम और निकाय के चुनाव चल रहे हैं जी, सोनीपत भी है, पानीपत में भी है, तो क्या लगता है भी किस तरह के परिणाम रहेंगे? क्या उसका जो दिल्ली में रिजल्ट आया 27 साल बाद राजधानी जो बीजेपी ने जीती, क्या उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या क्या? मैं आपको एक छोटी सी बात में सारी बात पूरी करूंगा जी। आप एक बात समझ लिए, हिंदू अब जाग चुका है, सनातन अब जाग चुका है। सनातन को, हिंदू को अब समझ आ गई है, बटेंगे तो कटेंगे। हमारे पास सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं, सैकड़ों नहीं लाखों हजारों उदाहरण ऐसे हैं कि बटने से कटते हैं। हम 135 करोड़ की पॉपुलेशन में 100 करोड़ से ज़्यादा हैं। अब जहाँ भी इलेक्शन होगा, मैं कहता हूँ छोटी इकाई का हो, सरपंच, मेंबर, पार्षद, छोटी इकाई को ले लो, एमएलए, एमपी बड़े इकाई को ले लो, देश में जहाँ इलेक्शन होगा बीजेपी आएगी। फिर आरोप लगेंगे कांग्रेस पे ईवीएम। वो जहाँ पे 3 बार जो है केजरीवाल दिल्ली में बना तो उसने आरोप नहीं लगाए, अब बीजेपी के तो आरोप लगाता है। ये कोई बात है क्या? 3 बार, इसका मतलब उसने गड़बड़ किया है पहले, तो ये कोई प्रश्न नहीं है, ना इसका कोई उत्तर बनता है। देश में आप एक बात समझ लो, मेजोरिटी में हिंदू जाग चुका है और समझदार मुसलमान भी आज बीजेपी के साथ है। मेरा तो ये मानना, हमारे कई नेता हैं उनके साथ मेजोरिटी में लोग आते हैं हमारे पास। अब मुंडन को भी समझना कि कांग्रेस ने जो है केवल फूट डालो राज करो के अंग्रेजों वाली नीति को अपनाया है और उसके अपनाने से ही वो राज कर पाई है। उन्होंने किसी के लिए कुछ किया नहीं है। बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है, बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है, लेकिन गलत करने नहीं देगी। गलत करने का, यदि कोई गलत करेगा उसका इलाज करेगी, इलाज होना भी चाहिए। जैसे ये बुलडोजर की जो स्कीम आई है हमारे देश में, अब सारे मुख्यमंत्री इसको अपनाने लग रहे हैं 1 बाई 1 करके, ये बेस्ट है। क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। क्रिमिनल कोई भी है, किसी जाति है, किसी धर्म का, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आने वाली जितनी भी सरकारें अब आएंगी, जिस स्टेट में सरकार आएगी, जब भी एमपी के इलेक्शन होंगे, एमएलए के किसी भी स्टेट में होंगे, हर जगह बीजेपी आएगी। नोट कर लेना, इसका कारण कुछ नहीं है, कोई ईवीएम नहीं है। अब सनातन जाग चुका है, अब हिंदू जाग चुके, उसको समझे, देश बचाना है। यदि आने वाले 20-30 साल तक कोई प्रॉब्लम ना आए, इस सारी चीज़ों पे अंकुश लगाना पड़ेगा जो गंदगी फैला रखी थी कांग्रेस ने। इसीलिए जो है ये ईवीएम को जो है ब्लेम करते हैं, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत इलेक्शन कमीशन में हो ही नहीं सकती। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन जो है वर्ल्ड वाइड बेस्ट इलेक्शन कराता है और उसके बेस्ट रिजल्ट है, कोई ब्लेम करने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल लूँगा आप जी। केंद्र सरकार में फिर से प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठे, उसके बाद में ये मांग उठने लगी कि हिंदू राष्ट्र अब हिंदुस्तान को, भारत को बना देना चाहिए। हाँ, कितना आप मानते हैं कि 100% बना देना चाहिए? अरे यार, मुसलमानों ने सारे अपने देशों को मुसलमान देश घोषित नहीं कर रखा क्या? पाकिस्तान में जब हमारा डिवाइडेशन हुआ, जब हम अलग देश में बटे, तो वहाँ हिंदू कितना था और आज कितना है, यहाँ मुसलमान कितना था और कितना, एक बार देख तो लो। कितने सारे देश ऐसे हैं, बांग्लादेश में जाके एक बार देख तो लो। ये तो यहाँ लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक्चुअल लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति। अदरवाइज तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नाराज नहीं होंगे लोग? किसकी नाराजगी से मतलब है? जिसको नाराज हो चला जाए। देश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना पड़े तो हमने उसको सहयोग करना चाहिए, हमने विरोध नहीं करना चाहिए। यदि एक गलत आदमी, हमारा बच्चा भी है, गलत जिद करता है, उसको समझाओ, नहीं समझता उसको भगाओ, उसमें क्या बात है? देखो, घर के मुखिया को थोड़ा सा मजबूत और सख्त होना पड़ेगा। यदि घर का मुखिया मजबूत और सख्त नहीं होगा, जैसे पहले हमारे मनमोहन सरदार साहब प्रधानमंत्री रहे हैं, वो इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री रहे हैं कि उन्होंने कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए। जो भी डिसीजन लिए हिंदू के खिलाफ और मुंडन के फेवर में उन्होंने सारे डिसीजन लिए।
केवल वोट की राजनीति के कारण उन्होंने डिसीजन लिए, जबकि उनका भी कोई खास भला नहीं किया, लेकिन पॉलिसी सारी जो है हिंदू तो के खिलाफ धर्म की राजनीति करते चले गए वो लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देश में हमारा हिंदू देश है, हिंदू तो इसमें प्राथमिकता रहनी चाहिए, और कानून भी ऐसे बनने चाहिए कि यदि हिंदुत्व को लेके, जैसे आज जो है कुछ लोग जो है हमारे देश के झंडे को पैरों में रखते हैं, क्या अपनी माँ का अपने बाप का ये सम्मान होता है? कौन सा धर्म बोलता है कि आप अपने बाप की फोटो या अपनी माँ की फोटो को अपने पैरों के नीचे कुचलो या उस पर गाय को काट दो? कौन सा धर्म बोलता है? कौन सी जाति बोलती है? बताना जरा। ऐसे सख्त कानून होने चाहिए। यदि ऐसी कोई गलती करता तो उसको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। जो देश के लिए गद्दारी करे, किसी भी रूप में गद्दारी करे, उसके लिए बड़ी सजा होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, बसे वसे आपने मेरे ख्याल से कुंभ में स्नान करवाने के लिए जो रवाना की जी, कहीं और भी जा रही हैं बसें आपकी? नहीं, जब भी मौका मिलेगा और ज़रूरतमंद लोग मेरे पास आएंगे धर्म के लिए, धर्म के बढ़ावे के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तमाम सवालों के जवाब दिए। अभी भी शशिकांत कौशिक का ये कहना है कि मैं आध्यात्म की ओर जा रहा हूँ, मेरा विजन है, मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ, राजनीति में जो है इनकी तरफ से कोई लालसा नहीं है, ना राजनीति के लिए जो है इस तरह के जो आप दान पुण्य की बात करें, चाहे हरियाणा ही नहीं बल्कि अब तो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में इनको दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाने लगा है। नमस्कार। नमस्कार।